है वो हार्ट फेलियर हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, लेकिन कुछ क्वेरीज जो है ना मुझे लास्ट टाइम में सुनने को मिली, तो मैंने कहा आपको थोड़ा सा हार्ट फेलियर के बारे में बताया जाए कि किस तरह उसको हम स्टेजेस करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक हार्ट फेलियर का जो पेशेंट है उसमें आपने स्टेजेस किस तरीके से करनी है ना, कि आपको पता होना चाहिए कि ये मेरा जो मरीज़ है कल को ये हार्ट फेलियर की तरफ जा सकता है या नहीं जा सकता, या इसको इसके रिस्क फैक्टर्स हैं या नहीं ना। तो उसके लिए हमें छोटी सी बात करेंगे। हार्ट फेलियर गाइडलाइन लास्ट टाइम में डिस्कस की थी, उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई थी, कैंपा का क्या रोल है और डीबीपी इनहिबिटर का क्या रोल है, ये हमने सारी चीज़ें लास्ट टाइम डिस्कस कर ली थी ना, किस तरह मॉर्टेलिटी बेनिफिट है उसको थोड़ा समराइज करेंगे। लेकिन मेन टारगेट जो हमने करना है ना कि पॉपुलेशन का, कि आपका एक पेशेंट जो आपके ओपीडी में आ रहा है इससे फ्यूचर में क्या हो सकता है, उसको हम कैसे बचाया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं रिस्क के ऊपर बात करते हैं। जितनी भी हमें डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे हम वो बात ही कर रहे हैं कि किस तरीके से ग्लोबली जो है ना वो हमारा रिस्क बढ़ता जा रहा है। आपको पता है 2030 तक जो इंटरनेशनल डाटा है वो 2.8 मिलियन पीपल जो है ना वो हार्ट अटैक से मर जाएंगे। तो आपने क्या सोचना है, क्या हम उसमें शामिल तो नहीं है, या हमारे रिलेटिव्स तो शामिल नहीं है, या हमारे अपने को शामिल तो नहीं, या मेरा पेशेंट तो शामिल तो नहीं। वो हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं? हार्ट फेलियर को, हार्ट अटैक को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना, हम सिर्फ रिस्क फैक्टर को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो देखो सिर्फ 56,000 किडनी रिलेटेड डेथ हुई हैं हमारे पास पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में, ठीक है, जिसका 3.89%। हार्ट रिलेटेड डेथ जो है वो 2,40,000 है, जो कि 16% हो रही है। और सेकंड थिंग ये कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो 4 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो हार्ट डिजीज से जो है उनकी डेथ हुई है। सिर्फ पाकिस्तान का डेटा है। बहुत ज़्यादा ग्लोबली हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, ये बहुत ज़्यादा ग्लोबली बढ़ता जा रहा है, इसके रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है और ये कंबाइंड इफेक्ट में आ रहा है। खाली नहीं कि हार्ट डिजीज हो रही है, डायबिटीज भी हो रही है, साथ में किडनी डैमेज भी हो रही है और हार्ट डिजीज भी हो रही है। ये भी डेटा आया कि किसी को डायबिटीज नहीं है, हार्ट अटैक हो गया उसके बाद फिर डायबिटीज का पता चला। ठीक है, तो रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो मेन चीज़ आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एक पेशेंट जो आपने देखा उसको आपको कैसे प्रेडिक्ट करोगे कि हाँ पे इसको हार्ट अटैक हो सकता है। तो उसकी स्टेजेस हैं, वो समझ लो कि उसकी स्टेजेस क्या है, ताकि आप उसको फ्यूचर में प्रेडिक्ट कर सकते हो, उससे आप हार्ट फेलियर में जाने से बचा सकते हो। जैसे कि अगर हम स्टेजेस में देखें तो एट रिस्क कौन सा पेशेंट है जो कि हम कहेंगे रिस्क में है, उसको हार्ट फेलियर के पेशेंट एट रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर बट विदाउट करंट और प्रायर सिम्टम्स साइंस ऑफ हार्ट फेलियर, विदाउट स्ट्रक्चरल कार्डियक चेंजेस और विदाउट कार्डियक बायोमार्कर। हमने इको कराया नॉर्मल है, कार्डियक बायोमार्कर नॉर्मल है, लेकिन हम उसको रख रहे हैं कि नहीं इसको फ्यूचर में हार्ट अटैक हो सकता है। कैसे हो सकता है? पहला शुगर है, दूसरा ब्लड प्रेशर ज्यादा है। मैंने कल भी बताया था कि मैं अपने हाइपरटेंशन के मरीजों को ये नहीं कहता कि मैं आपका ब्लड प्रेशर का इलाज कर रहा हूँ, मैं उनको बताता हूँ कि भाई आपका मैं हार्ट अटैक से आपको बचाव का इलाज कर रहा हूँ, आपको हम मरने से बचाने की तरफ जरूरत, क्योंकि हार्ट अटैक होगा तो पता नहीं हॉस्पिटल पहुंच पाए ना पहुंच पाए। ठीक है, आप उस एक रिस्क में आ गए हैं। अभी सुबह एक पेशेंट स्ट्रोक हुआ है, हाथ उसका ऐसे पूरा पैरालाइज है, 2 दफा एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, अभी भी 1 डब्बा सिगरेट का पी रहा है। मैंने कहा मुझे मत दिखाना, मैं आपको नेक्स्ट टाइम नहीं देखूंगा। आप पैसे जाया कर रहे हो, अपनी फैमिली के पैसे जाया कर रहे हो, उन पर बर्डन पड़ रहे हो। 5,000 रुपए का बीको कराया, तुम नहीं कराया, तुम भी 1 डब्बा सिगरेट पीना हमें क्यों दिखा रहे हो? रिस्क फैक्टर अगर वही है तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो ऐसा पेशेंट जो कि रिस्क में आ रहा है, स्मोकिंग है, रिस्क फैक्टर्स हैं, कोमॉर्बिड्स हैं, फैमिली हिस्ट्री, तो हम उसको किस में रखते हैं? एट रिस्क में रखते हैं। दूसरी स्टेज में रखते हैं प्री हार्ट फेलियर सिम्टम, पेशेंट विदाउट करंट और प्रायर सिम्टम और साइंस ऑफ हार्ट विद एविडेंस ऑफ सच। कौन सा? स्ट्रक्चर हार्ट डिजीज। कोई पेशेंट को एओर्टिक स्टेनोसिस डेवलप हो गया है, एमआर डेवलप हो गया है, एमएस डेवलप हो गया है, ठीक है, कोई कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटी उसको आ गई है, या उसको रिदम डिस्टर्बेंस चल रही है पेशेंट को, अबनॉर्मल कार्डियक कंडीशन, जैसे कि एफएफ चल रहा है पेशेंट को। बहुत से पेशेंट होते हैं उनको पीवीसी बर्डन आ रहा होता है। पीवीसी क्या होता है? प्रीमेच्योर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, उनका बर्डन आ रहा होता है। तो ऐसा पेशेंट जिसको अभी हार्ट फेलियर नहीं हुआ है, उसका ईएफ डाउन नहीं हुआ है, लेकिन उसको स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटीज आ रही हैं, तो उसको हम किस में रखेंगे? प्री हार्ट फेलियर स्टेज बी में रखेंगे। ठीक है, स्टेज सी में कौन से रखते हैं? पेशेंट विद करंट और प्रायर सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ हार्ट फेलियर कॉज्ड बाय स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल कार्डियक एब्नॉर्मलिटी। एक पेशेंट जिसका अब साइन एंड सिम्टम्स भी आ गए हैं। डॉक्टर साहब सबसे ज्यादा कॉमन साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है? साइन क्या होता है पेशेंट का, जो सिम्टम्स क्या होता है पेशेंट का? डॉक्टर साहब जैसे रात को उठता हूँ ना, सांस फूलता है, उठ के बैठ जाता हूँ, पीएनजी का, और तो अपनी है क्या, और चलते हुए सांस फूलने का, ये सबसे ज्यादा कॉमन सिम्टम्स होते हैं हार्ट फेलियर के जो हमारे पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। उसको हमेशा अलार्मिंग सुनना चाहिए। हम लोग ज्यादातर मिसकंफ्यूज किससे होते हैं? एक पेशेंट सीओपीडीएन है, जब सिगरेट पीता था मैं, और उसको जो है ना मैं आया और चार्ज मेरा पूरा, तो हम कहते हैं यार सीओपीडीएन की तरफ जा रहा होगा ना। नहीं, उसको आपने जरूर एक्सक्लूड करना है कि चलो सीओपीडीएन तो है। अभी का मैं किस्सा बनाता हूँ। 1 घंटे पहले का एक पेशेंट आया प्रोस्टेट की सर्जरी कराने के बाद, कि मैंने प्रोस्टेट सर्जरी कराई डॉक्टर साहब, थोड़ी बहुत मुझे घबराहट हो रही सर्जरी के बाद। मैंने जो एवेल्यूएट किया, मैंने कहा नहीं यार कुछ आपका प्रॉब्लम मुझे लग रही है, आप एक दफा ईसीजी करा लो। ठीक है, ईसीजी कराई तो एनएसटी नहीं, ये अभी 1 घंटे पुराना बात है। मैं भी उसको देखा, सब चीज़ उसकी नॉर्मल थी,
क्या डॉक्टर साहब कुछ भी नहीं है, बस मैंने प्रोस्टेट सर्जरी कराई है कोई 1 हफ्ते पहले, उसका ये दवाई खाई, मुझे लगा इससे रिएक्शन हो गया, थोड़ी सी घबराहट महसूस कर, मैंने कहा नहीं ECG कराएंगे, तो अभी हमने उसको पकड़ा है, हमसे एंजियोप्लास्टी नहीं करा मैंने पैनल है वहाँ से कराऊंगा, मैंने कोई बात नहीं, मैं आपको डायग्नोज कर दिया, बाद में मुझे फॉलो करेंगे। तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ छोटे छोटे कीवर्ड्स होते हैं जो हम नॉर्मली मिस कर जाते हैं, तो वो कीवर्ड पकड़ने के होते हैं, ठीक है। स्टेज डी में कौन से पेशेंट आते हैं? सीवियर सिम्पटम्स एंड साइंस ऑफ हार्ट फेल एट रेस्ट। एट रेस्ट मैंने फंक्शनल क्लास याद कराई थी, आप लोगों को याद है फंक्शनल क्लास क्या थी? 1 2 3 4। 1 में क्या था? जो पेशेंट वो जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी पे जिनको साइन एंड सिम्टम्स हैं। 2 में कौन से थे? जो कि ऑर्डिनरी एक्टिविटी नॉर्मल करते हैं, उससे ज्यादा एक्टिविटी नहीं कर सकते। तीसरी जिसमें नॉर्मल एक्टिविटी भी नहीं कर सकते। चौथे बेड बाउंड। तो चौथे जो बेड बाउंड पेशेंट है वो हार्ट फेलियर क्लास जी में आते हैं, जिससे मैकेनिकल सर्कुलेटरी सपोर्ट डिवाइस भी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि वो पेशेंट जो कि कंप्लायंस टू मेडिकेशन हैं, कंप्लायंस टू मेडिकेशन है, पूरे हार्ट फेलियर की मेडिकेशन ले रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको साइन एंड सिम्टम डेवलप हो रहे हैं। अगर कोई मरीज जिसके साइन एंड सिम्टम डेवलप हो रहे हैं और 3 महीने की प्रॉपर हार्ट फेलियर की मेडिकेशन ले रहा है, अगला स्टेप क्या होगा? इनाम मिलेगा जो जवाब देगा। आईसीडी लगाने, CRTD लगा देंगे, ठीक है ना। मैंने बताया था कि QRS ड्यूरेशन 150 से ज्यादा और कम पे हम डिवाइड करते हैं, उसको हम CRTD से क्या होता है? वो मोर्टेलिटी मैनेज होती है। EF डाउन है 2 और 3, NYHA क्लास 2 और 3 में पेशेंट आ रहा है तो क्या लगाएंगे? CRTD लगाएंगे। अगर QRS 150 से ज्यादा है, अगर कम आ रहा है तो फिर क्या लगाएंगे? ICD लगाएंगे, आधा गिफ्ट मिल सकता है, ठीक है। तो ये स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने कल पूछा था भाई स्टेजेस ऑफ हार्ट फेलियर, तो लोगों को हम ना बेसिक चीजें बात दफा क्योंकि रिकॉल नहीं होती, हम भूल जाते हैं ना। तो पेशेंट को देखते हुए अगर आप सोचोगे ना कि यार मैं इसको ये गाइड कर दूं कि आपको ये फ्यूचर में हो सकता है, तो वो ज्यादा कंप्लायंस की तरफ जाता है कि हाँ मैंने मेडिसिन सही से लेनी है, मैंने अपने रिस्क फैक्टर्स को बचा के रखना है। खाली आओगे बीपी की दवाई लिख के दे दी, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन, वो समझेगा नहीं उस बात को, ठीक है। कर रहे हैं हम लोग CRTD लगा रहे हैं। CRTD नहीं अभी तक नहीं लग सकती है, बीपी डॉक्टर है, लेकिन CRTD के प्राइस इतने 10-12 लाख रुपए के भी यहाँ आप मुश्किल है। और NSUD में फ्री है। NSUD फ्री है। दूसरी डेफिनेशन क्या है? हार्ट फेलियर के हमारे पास साइन एंड सिम्पटम्स और स्ट्रक्चरल फंक्शन कार्डियक और कोरोस्पॉन्ड क्या होता है? BNP वगैरह बढ़ा हुआ होता है, ठीक है। तो ये भी कंडीशन होती है, इसके अंदर पेशेंट जो है ना आपको मिल जाती है। क्लासिफिकेशन बाय जेसन फ्रैक्शन मैंने लास्ट टाइम भी पढ़ाई थी। अगर EF 40 से कम है तो सीवियर डिस्फंक्शन है, 41 to 45 है तो आप कहते हो कि मॉडरेट है, और 50 से ऊपर है तो प्रिजर्व है। और सेकंड डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी? व्हाट इज हार्ट फेलियर? प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन से हम कहते हैं HF। वो क्या बताया था मैंने? अगर डायस्टोलिक डिस्फंक्शन आ रहा है। देखो बहुत सारे पेशेंट इस तरह मिस कर देते हैं, इको आया सर EF तो 55% है, अब वो उसने मुझे पूरा इको नहीं दिखाया, ठीक है, उससे मैसेज पे कर दे सर EF 55% है, सांस में शिकायत है, मतलब कुछ और मेडिसिन को दिखा दो या कोई देखो क्या और रिस्क फैक्टर है। हम वो मिस कर जाते हैं डायस्टोलिक, हम इको करते हुए भी मिस कर जाते हैं क्योंकि हम देखते क्या है हाँ इनसे कांटेक्ट कर रहा है, छोड़ दिया। डायस्टोलिक फंक्शन हम देखते ही, ठीक है। एक दिन इंशाल्लाह डायस्टोलिक डिस्फंक्शन पे भी रखेंगे। अच्छा, एक जब हम एको देखते हैं तो मोस्टली 50 to 60% पेशेंट में EF के साथ साथ जब कंक्लूड कर रहे होते हैं तो ग्रेड 1 लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक डिस्फंक्शन का होता है। तो ग्रेड 1 कितना है? ग्रेड 1 में इंपॉर्टेंट है कि हर 40 साल के बाद ग्रेड 1 सबका नॉर्मल है, तो वो नॉर्मल है, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है ना। उससे अगर बढ़ता जा रहा है ईओ रेशियो बढ़ता जा रहा है तो आप उस पे आप देते हो ना। 1 to 40 साल में सभी को देता हूँ नॉर्मल, तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा FF में भी CRTD का HF में ऐसा FF में नहीं है। अच्छा ये एक ही उसमें होनी चाहिए भी। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि लार्ज पोर्शन टाइप 2 डायबिटीज जो ग्लोबली है ना पेशेंट, वो बहुत ज्यादा पेशेंट जिनको डायबिटीज होता है वो हार्ट फेलियर की तरफ आते हैं, हार्ट अटैक की तरफ आते हैं, नॉर्मल सी बात है ना। प्लेग रप्चर होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़, जब भी आपकी ब्लड के अंदर, मैं अपने पेशेंट को समझाता हूँ, देखो जब भी खून गाढ़ा होगा ना तो उसमें क्लॉट बनने का चांस बढ़ जाएगा, प्लेग रप्चर होने का चांस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उसमें आपने रूल करना है। लेकिन अब बहुत सारे पेशेंट ऐसे देखे गए हैं कि प्री डायबिटीज से पहले ही पेशेंट जो है हार्ट अटैक के साथ आ रहे हैं, वो भी डाटा है। तो हार्ट पेशेंट में मेजॉरिटी ऑफ जो कल्प्रिट होता है वो कौन होता है? डायबिटीज, ठीक है, ठीक है। डायबिटीज कैन अकर इवन बिफोर डायग्नोसिस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज, ठीक है। दिस वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कार्डियो डिजीज हो गई आपकी, उससे पहले डायबिटीज होने से पहले ये देखो डाटा निकाल, रिस्क फैक्टर ऑफ कार्डियो डिजीज आपके एज में पहले आ रहा है, डेवलपमेंट ऑफ कार्डियोमैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो कार्डियोलॉजी कहना था बिफोर डायग्नोसिस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। तो देखो ये हमने रेशो निकाले इस स्टडी में कि डायबिटीज पेशेंट में और डायबिटीज कार्डियोलॉजी में अर्ली आ रहा है, ठीक है। अर्ली आपको सिम्पटम्स आना शुरू हो जाते हैं एज कंपेयर टू डायबिटीज पेशेंट में और नॉन डायबिटिक पेशेंट में, ठीक है। अब ये वाली स्लाइड मैं बाद में पढ़ाऊंगा, इन्होंने जो ना ऊपर नीचे कर दिया। अच्छा व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पढ़ के फिर बताऊंगा कि हमने इसको बचाना कैसे। जो टाइप 2 डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं उनमें रिस्क फैक्टर में किस में आ जाता है? जो अभी हमने बात की, देखो फिजिकल इनएक्टिविटी है, ठीक है,
ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, पुअर डाइट है, स्मोकिंग है, ओबेसिटी, डिसलिड, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जो भी आपके पेशेंट ऐसे हैं जिनको उनको रिस्क फैक्टर मिल रहा है, तो उनको आपने ये नहीं बताना कि स्मोकिंग से बचाओ। स्मोकिंग से बचाओ लोग कहते हैं कि विलन का कैंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं हम देखो स्मोकिंग कर रहे हो, आप मुंह का फालिज होगा, एक साइड पैरालाइज होगी, बिस्तर में बैठे बैठे पखाना पेशाब करोगे, बेड सोर हो जाएंगे, कोई चेंज करने वाला नहीं होगा। 1 मिनट के लिए अपने आप को जरा एज्यूम करो, दिस विल बी द काउंसलिंग। ये नहीं कहना तुम्हें कैंसर हो, उसको भी पता, डब्बे में लिखा हुआ है स्मोकिंग का, वो नहीं पड़ेगा, उसको बताना एक सिनेरियो कि अपने आप को सोचो कि कल को आप एक बेड पे लेटे हुए हो और आपको फालिज हो गया है और एक साइड पैरालाइज हो गई है, पॉटी आपने की हुई है, 2 घंटे को चेंज करने वाला नहीं है, बेड सोर आपको है। ये एक कॉमन सिनेरियो है, ठीक है। इस तरह जब उसको आप बताते हैं ना तो उसको समझ में आता है कि ये चीज हमारे रिस्क फैक्टर है। इस तरह शुगर का भी इस तरह से, हाइपरटेंशन के इस तरह, हाइपरलिपिडेमिया के इस तरीके से। मैं तो यकीन करो कोई पेशेंट आता है ना, नॉन कार्बोनेटेड मेडिकेशन होता है और इस तरह स्मोकिंग या एडिक्शन होता है, मैं कहता हूँ देखो मुझे दोबारा मत दिखाना, दवाई नहीं खानी और ये स्मोकिंग, तो मुझे क्यों पैसे जाया कर रहे हो, पैसे क्यों जाया करो, मुझे मत दिखाओ, ठीक है। दूसरा क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से आर्टेरियल स्टिफनेस, एंडोथेलियल डिसफंक्शन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, प्लेटलेट एक्टिवेशन, इन्फ्लेमेशन, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, तो जो कोलेस्ट्रॉल काम कर रहा है उसी तरह रिलेटेड टू द हाइपरग्लाइसीमिया। जब भी आपके ब्लड के अंदर देखो एक गाड़ी, नई गाड़ी है, उसके अंदर हम गंदा पेट्रोल डालते हैं, तो गंदा पेट्रोल करेगा सारे ऑर्गन को खराब कर देगा। ये मिसाल है हाइपरग्लाइसीमिया की और हाइपरलिपिडेमिया की, वो आपके सारे ऑर्गन को डिस्फंक्शन कर देगा। आप इसको बचाव कैसे करना है, एक मिरेकल ड्रग जो हमारे पास आई है एम्पेग्लिफ्लोज़िन SGLT2 इनहिबिटर, अब वो काम किस तरह करती है ना, अगर ये समझ लोगे ना तो हमारी प्रिस्क्रिप्शन में मेडिकेशन भी कम हो जाएंगी, ठीक है। हम एम्पा को ऐसा सिर्फ लेते हैं कि शुगर की दवाई है या मैंने बताया हार्ट की दवाई, नहीं, वो आपका ब्लड प्रेशर भी कम कर रही है। कैसे कर रही है, ये देखो, जो SGLT2 इनहिबिटर है वो ग्लूकोज यूरिया करती है, उससे क्या होता है कि हमारे पास वेट लॉस होता है, लिपोलाइसिस होती है, ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है, और उससे क्या होता है जो फैटी लिवर, जो एक मेन कॉमन हमारे से प्रॉब्लम आ रहा है, वो उसको हील करती है, डिक्रीज ब्लड प्रेशर करती है, एंजियोटेंसिन जिनको कम करती है, एंडोथेलिन को और ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा, इन सबको वो कम कर रही होती है। किस तरह, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल, हमारे जो किडनी होती है उसमें हमारा पार्ट होता है नेफ्रॉन का, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल, वहां से क्या करती है कि वो शुगर को लॉस करा रही होती है, वो आपके ब्लड में नहीं अब्सॉर्ब होने देती। उससे क्या होता है, एक तो आपका वॉल्यूम ओवरलोड कम होता है, ब्लड प्रेशर बेहतर होता है। दूसरा किडनी डिसफंक्शन, देखो मैंने बताया था किडनी जब भी खराब होना शुरू होती है तो पहला टेस्ट क्या खराब होता है, पहला टेस्ट क्या खराब होता है, माइक्रो एल्बुमिन यूरिन। पहले हम कभी कराए माइक्रो एल्बुमिन, हम तो यूसी देखे आते हैं, नाउ किडनी से ही खड़ो, माइक्रो एल्बम यूरिन हम कभी नहीं कराते, हम कराते हैं नहीं। अगर कोई अपना होगा ना देखने वाला पेशेंट का, हमारा कोई है सगा, तो कहे नहीं भाई ये भी कराओ, अम्मी तुम्हें ये तो नहीं है, करा के देखो। पेशेंट को हम देखते नहीं, सोचते ही नहीं क्या खामखा चीज करा के। पहला स्टेप ये होता है कि हाइपरकोलिक स्टेट में आता है, तो वो क्या करती है, आपको एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट करती है, तो उसको रोकती है, तो क्या होता है एंजियोटेंसिन 2 ब्लॉक होता है, उससे क्या होता है वही एसिड इफेक्ट आ रहा होता है। मैं अपने पेशेंट की अक्सर हाइपरटेंशन मेडिकेशन बंद कर देता हूं, अगर मैं ये इसको दे रहा हूं, देखता हूं उसका प्रेशर तो ज्यादा नहीं है, यही कंट्रोल कर लेगा, आपको ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो जाएगा, एक मेडिसिन भी कम हो जाएगी उससे, ठीक है। हार्ट फेलियर में इसका रोल तो है, क्योंकि आपका देखो ना जब आपका वॉल्यूम लोड कम हो रहा है तो हार्ट फेलियर तो है। ये एक वाहिद मिरेकल ड्रग है एम्पेग्लिफ्लोज़िन, जिसने आपको हार्ट फेलियर, रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन को इंप्रूव करा है, मतलब मोर्टेलिटी बेनिफिट है, और साथ में जो कि प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन था उसमें मोर्टेलिटी बेनिफिट है। मोर्टेलिटी बेनिफिट क्या मतलब होता है कि ऐसी दवाई जो कि जान बचाने में हेल्प करती है। आज से पहले कोई ऐसी दवाई, हमारे जो हार्ट फेलियर के मरीज आते हैं तो हमारा ये इतने ही रहेगा, और मैं अपने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस में पिछले 2 साल में कई मरीज इसमें ऐसे देखे हैं जिनका ये इंप्रूव हो गया। ये बिल्कुल मिरेकल है। आज से पहले क्या था, ये डाउन हो गया खत्म, भाई हार्ट ट्रांसप्लांट होगा, अब तो कोई हल नहीं है। लेकिन अब मैं खुद मरीजों देख रहा हूँ EF 25 से सही होकर 55 तक आ जाता है, तो ये बिल्कुल मिरेकल। आपका कोई भी ऐसा देखें प्रिस्क्रिप्शन देखें जिसमें पेशेंट का EF डाउन है, तो उसमें जरूर देखें कि उसके अंदर एम्पा इंक्लूड है या नहीं है, ठीक है। ये मैंने बता दिया था, ये मैंने बताया कि SGLT2 इनहिबिटर, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन का, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव होता है, ये डिसेंडिंग, ये लूप ऑफ हेनले होता है, ये असेंडिंग थिक असेंडिंग, और ये कलेक्टिंग डक्ट होता है। ये पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जो अभी एग्जाम दे रहे हैं एसपी पार्ट 1 का, उनको ये स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव होता है, यहाँ पे ये हमारी SGLT2 इनहिबिटर ऐड करती है और शुगर को अब्सॉर्ब होने से बचाती है, ठीक है। ये देखो, लीडिंग टू यूरिनरी एक्सक्रीशन, ग्लूकोज एक्सक्रीशन, ऑस्मोटिक डायलिसिस। अब एक तो ऑस्मोटिक डायलिसिस करेगी तो वो बीपी ऑटोमेटिकली कम करेगी। तो इसमें एक चीज और समझने की है कि अगर आप ये मेडिसिन दे रहे हैं, एम्पा दे रहे हैं, एलडी दे रहे हैं, तो आपने फिर उसको जहन में रखना है कि आपने बहुत ज्यादा हाई डोज में एंटी हाइपरटेंसिव नहीं दी, वो पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया, वो हाइपोटेंशन के साथ प्रेजेंट करेगा वरना, ठीक है। ये इसके ऊपर ट्रायल हुआ है,
कि देखो एम्पाग्लिफ्लोज़िन जिन पेशेंट ने ली है और प्लेसिबो के मुकाबले में, तो देखो उनका ओवरऑल मोर्टेलिटी बेहतर हुआ है पेशेंट्स का, ठीक है। ये एक ही स्लाइड में होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्राइमरी एंड पॉइंट कार्डियोवास्कुलर डेथ और हार्ट फेल हॉस्पिटलाइजेशन का, देखो दो चीजें होती हैं, एक तो मोर्टेलिटी बेनिफिट है और दूसरा होता है हॉस्पिटलाइजेशन, कि पेशेंट उसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन। देखो मैं एक बताऊं, मुझे सबसे ज्यादा खुशी कैसे होती है कि पेशेंट आके डॉक्टर साहब उसका पेशेंट का HbA1c बेहतर हो जाए, कोलेस्ट्रॉल बेहतर हो जाए, ब्लड प्रेशर बेहतर हो जाए, पेशेंट नहीं खुश होगा। पेशेंट कैसे खुश होगा? डॉक्टर साहब हाँ, अब जो मुझे सांस फूलता था ना डॉक्टर साहब, वो बड़ा इंप्रूव हो गया। डॉक्टर साहब जो मुझे चलने में सीने में बहुत ज्यादा वो बड़ा, डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी नींद आई, डॉक्टर साहब अल्लाह आपको जन्नत दे, भाई बड़ी अच्छी नींद है। मैं कहा भाई मरने से पहले जन्नत दे, है ना। तो मैंने कहा वो क्या होता है कि आपको पेशेंट सिम्टम्स, अगर पेशेंट के सिम्टम्स इंप्रूव हो रहे हैं ना, तो वो सबसे सक्सेस आपकी क्या है, पेशेंट का कॉज रिमूव कर दें, ठीक है। ठीक है, ये सेकेंड हैंड पॉइंट में सारा डिफरेंस क्या है। तो मेनली ये ट्रायल हुआ है हॉस्पिटलाइजेशन पे, कि इवेंट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन जो है ना वो भी आपकी कम हुई है प्लेसिबो के मुकाबले में, ठीक है। ये भी हमारा ट्रायल था। अच्छा, इसमें एक और कंफ्यूजन थी शुरू में कि पेशेंट जो है वो देखो 50% ज्यादा जो है पेशेंट इंप्रूव कर गया हमारे सारे ट्रायल में। सबसे ज्यादा जब मैंने अभी पिछले कुछ मैंने कहा भाई ये पेशेंट जो है इनको किडनी फंक्शन खराब है, इसको नहीं देनी, ऐसा नहीं है। एम्पाग्लिफ्लोज़िन मिथ है कि किडनी फंक्शन खराब नहीं, आपने किडनी फंक्शन भी इम्प्रूव होता है इससे। आपने अगर क्रिएटिनिन दे देंगे तो उसमें भी देनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रायल था एम्पा किडनी ट्रायल, ठीक है। तो उसमें अगर आपका किडनी फंक्शन दे देंगे तो उसमें भी दे सकते हैं, अनलेस कि आपका GFR बहुत ज्यादा लो ना जाओ, स्टेज 5 में ना जा रहा हो, वरना इसके अंदर भी मोर्टेलिटी बेनिफिट है, आपने एम्पा जरूर देनी है, ठीक है। तो क्रोनिक किडनी डिजीज में जितना बर्डन हमारे पास आ रहा है, 54,000 डेथ हुई हैं, तो अगर आप इसका प्रॉक्सिमल कॉन्ट्रोल पे काम करेंगे, हाइपरटेंशन कम करेंगे, तो किडनी मोर्टेलिटी बेनिफिट भी है। तो एक मैजिक ड्रग जो कि हमें क्या आदत है ना, एक पे एक फ्री, नाइट डील, एक पिज्जा पे एक पिज्जा फ्री, तो ये क्या काम कर रही है, एक दवाई दे रहे हैं और 3 बेनिफिट ले लो। क्या क्या बेनिफिट ले लो? पहला, हार्ट फेलियर को इंप्रूव कर रही है, दूसरा आपके किडनी को भी इंप्रूव कर रही है, तीसरा आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल कर रही है और शुगर को भी कंट्रोल कर रही है। तो एक ड्रग कितने सारे मल्टीपल काम कर रही है और सब ये मोर्टेलिटी बेनिफिट प्रूवन है, ठीक है। इसका मोर्टेलिटी बेनिफिट है, सही है, ठीक है। और जो पेशेंट आप ऐसे देखते हो कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ हैं, शुगर बहुत ज़्यादा है, डाइटरी हैबिट बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मैं तो पर्सनली उन पेशेंट को भी रिकमेंड करता हूँ कि उनका शुगर लेवल बेहतर होगा, थोड़ा सा मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम होगी, तो उनमें भी ज़्यादा अच्छा होगा। मेरी भी पर्सनल एक्सपीरियंस में मैं करता हूँ ना, तो वेट रिडक्शन में भी हेल्प करती है, ठीक है। अर्ली स्टॉप, देखो कितना किडनी डिजीज में कितना ज़्यादा इसका रोल आ रहा था। जैसे ही इसको स्टार्ट किया गया, ये ट्रायल आया, तो देखा गया कि किडनी पे भी इसका बहुत अच्छा रोल है, मोर्टेलिटी बेनिफिट भी इसका आ गया था और हाइपरफिल्ट्रेशन भी ऐसे रोग होती है, लोगों का GFR भी इंप्रूव होना शुरू हुआ, तो उसके अंदर भी इसका एक अच्छा रोल आ जाता है, ठीक है। बर्डन ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज, तो मेनली क्या है कि एम्पा किडनी फॉलो द लैंडमार्क एम्पा आउटकम ट्रायल विच डेमोंस्ट्रेट कार्डियोरेनल बेनिफिट। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है कि हमारा देखो, अभी पेशेंट हार्ट फेलियर का होता है, हार्ट अटैक का होता है, क्या होता है, ब्लड को किडनी को नहीं मिल रहा, किडनी को ब्लड नहीं रिसीव हो रहा, क्योंकि आपका EF खराब हो गया है, किडनी रिसीव नहीं कर रही, तो पेशेंट किस में जा रहा है, प्री रीनल फेलियर में जा रहा है। किडनी का अपनी पैथोलॉजी नहीं है, प्री रीनल में जा रहा है। तो इन्होंने यही वर्ड बताया कि देखो इस मेडिसिन से क्या हुआ कि आपका जो प्री रीनल वाला प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया, जो एक्यूट किडनी की वाला प्रॉब्लम था जिसके अंदर ग्लोमेरुलर डैमेज हो रहे थे वो उससे भी बेहतर हुआ, तो ओवरऑल इसका मोर्टेलिटी बेनिफिट आ गया, ठीक है। और सबसे अच्छी बात ये कि FDA ने इसको अप्रूव किया। पहले तो गाइडलाइन पे बहुत अरसे से था, FDA अप्रूव नहीं था ना, तो एक चीज बिल्कुल सेफ है कि FDA अप्रूव भी हो गई। जब मैकेनिज्म आ गए थे, कोई भी ड्रग होती है ना, उसका मैकेनिज्म सोच लो, कैसा मैकेनिज्म क्या है। आप मैकेनिज्म सोच लोगे ना तो आपको सोचोगे कहाँ का काम कर सकती है, मैकेनिज्म सोच लो कहाँ का काम कर सकती है। Empagliflozin is the first and only heart failure therapy to demonstrate statistically significant reduction in cardiovascular death and hospitalization for heart failure regardless of ejection fraction। ठीक है, तो इसमें वही उन्होंने बात की कि आपने इंजेक्शन फ्रैक्शन को देखते हुए नहीं देखना, अगर आपका प्रिजर्व इंजेक्शन फ्रैक्शन है और पेशेंट B-C कैटेगरी में आ रहा है या उसके रिस्क फैक्टर आपको लग रहे हैं जो स्टेजेस मैंने बताई थी, उसमें भी आपने SGLT2 इनहिबिटर्स देने हैं, ठीक है। ठीक है, वही वाली बात आ गई कि आपने प्रिजर्व फ्रैक्शन में भी आपने देना, ये बात मैं बता चुका हूँ, ठीक है। चलो, थैंक यू।
आज की जो टॉक का जो मेन मसला था ना वो ये था कि आपको SGLT2 इनहिबिटर जो है ना, ठीक है, वो आपने अपने प्रिस्क्रिप्शन में ज़रूर रखनी है। ऐसे पेशेंट को जिसको शुगर है, जिसको किडनी का आपको लग रहा है कि फंक्शन डिरेंज हो रहा है, या उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरफ से है, वो ओवरवेट है, ठीक है, तो उसमें आपने ज़रूर उसका प्रिस्क्रिप्शन रखना है, क्योंकि ये क्लास 1 इंडिकेशन है। मोर्टेलिटी बेनिफिट इसका प्रूवन है, ठीक है। और हमारे जो भाई हैं फरहान भाई, उनकी जो है अर्ली के नाम से